Short tricks and formula rectification in physics are subject to exam risk. Please learn the concepts and practice numerical problems, including PYQs before writing the exam. हाँ जी बच्चों, तो इस लेक्चर से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के नीट के पीवाईक्यूज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे एंड थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो लेक्चर 1 में सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के पीवाईक्यूज डिस्कशन करेंगे ना वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद में हम लोग स्पेसिफिक हीट के पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे एंड उसके बाद में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस, इन सब के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि देखा जाए ना तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लोग नीट के पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे कौन से पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, देखो 2013 से पहले जो नीट का एग्जाम था ना उसका नाम था AIPMT नाम था। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग AIPMT के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1988 से लेके 2012 तक। फिर उसके बाद में 2013 से लेकर 2025 तक हम लोग नीट के पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे एंड टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे एंड बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम नीट 2026 एंड 27 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर हम लोग केवल फिजिक्स की बात करेंगे। तो आप अगर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड केवल नीट के फिजिक्स की बात करेंगे, कोई और शोर शराबा नहीं होगा, केवल आप, मैं एंड हमारी फिजिक्स, बस उसकी बात यहाँ पे करेंगे। अब इसमें इस लेक्चर में आगे चलने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा ना तो उसके बाद में आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। इसको मैं यहाँ पे फ्लोट के नाम से भी बोलूंगा कि इसका एक और नाम है, क्या है, फ्लोट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये है पिस्टन एंड ये इसका हैंडल है पिस्टन का। अब यहां पे है ना कुछ आइडियल गैस भरी हुई है, यहां पे क्या भरी हुई है, कुछ आइडियल गैस भरी हुई है, आइडियल गैस। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैंने यहां पे कुछ हीट सप्लाई करी Q, मान लो डेल्टा Q हीट मैंने सप्लाई करी, तो इस डेल्टा Q हीट का दो जगह पे काम होता है। यहाँ पे एक तो इस डेल्टा Q हीट है, इसका थोड़ा सा वर्क डन हो जाता है, मतलब यहाँ पे हीट सप्लाई करने पे ये पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो वर्क डन हो गया, वर्क डन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा Q हीट मैंने सप्लाई करी, तो इससे एक तो हो गया वर्क डन, दूसरा यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है डेल्टा U। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे Q का क्या मतलब है। Q का मतलब है हीट सप्लाइड, W वर्क डन बाय द गैस, डेल्टा U यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एंड ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोगों को ये जो यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है ना, एक डेल्टा Q दिख रहा है, एक W दिख रहा है, एक डेल्टा U, इनका साइन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको साइन पता होता है कि कब पॉजिटिव साइन होता है उसका क्या मीनिंग होता है, नेगेटिव साइन होता है उसका क्या मीनिंग होता है, तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, साइन कन्वेक्शन की बात करें तो अगर हमारा डेल्टा Q, इसको Q भी बोलेंगे तो एक ही बात रहेगी, इज इक्वल टू पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हमने सिस्टम को हीट सप्लाई करी है, या दूसरे शब्द में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हीट अब्सॉर्ब्ड बाय गैस, दूसरे वर्ड में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। सेकंड है यहां पे डेल्टा Q या Q अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, और दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं कि हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, सिस्टम ने हीट रिलीज करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वो है वर्क डन। अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब वर्क डन बाय गैस, गैस ने काम किया है। एंड अगर हमारा वर्क डन यहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है तो गैस ने काम किया है, एंड वर्क डन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन गैस बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने यहां पे काम किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेल्टा U पॉजिटिव। तो देखो डेल्टा U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U का सिंपली मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे ध्यान से देखो
अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से यहाँ पे क्या है ज्यादा, यू फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल। एंड जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी फाइनल ग्रेटर देन टी इनिशियल। ओके, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे अगर हमारा डेल्टा यू जो है, अगर डेल्टा यू हमारा नेगेटिव होगा इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये यू इनिशियल ज्यादा है यू फाइनल कम है, यू इनिशियल ग्रेटर देन यू फाइनल, एंड यहाँ पे टी इनिशियल ग्रेटर देन टी फाइनल। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड नीट में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करने चाहिए, एंड उसके लिए ही ये चैनल है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए ना उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो पीछे के ईयर के क्वेश्चन पूछे गए ना उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो नीट 2025 के अंदर पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीन को रोकिए, इस क्वेश्चन को पढ़ो, एंड इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसका डायग्राम बनाओ, इंफॉर्मेशन को लिखो, उसके बाद में आप लोग इसका सॉल्यूशन देखो, क्योंकि आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान रहेगा उस केस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि टू गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड at the same pressure in separate cylinders with movable piston of radius RA and RB। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि हमारे पास में दो पिस्टन, दो सिलेंडर हैं। एक तो सिलेंडर ये हो गया एंड दोनों की रेडियस अलग अलग है। यहाँ पे एक तो हो गया सिलेंडर ये, इसको मैंने ए नाम दे दिया। दूसरा हो गया ये, अब मुझे नहीं पता कि इनकी रेडियस सेम है या इक्वल है, ये हो गया दूसरा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने बी नाम दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी रेडियस आर ए है एंड इसकी रेडियस क्या है आर बी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट टू बोथ द सिस्टम्स रिवर्सिबली अंडर कांस्टेंट प्रेशर द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे गैस ए भरी हुई है, ये गैस ए भरी हुई है, यहाँ पे ये गैस बी भरी हुई है। तो गैस ए को हमने यहाँ पे कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने यहाँ पे दी है। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग स्टार्टिंग में पढ़ो तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड सेम प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है सेम। अब देखो इसमें क्या बोला कि ये सेम हीट देने पे ये वाला जो ए वाला है ना ये ऊपर की तरफ जाता है, ये पिस्टन मान लो ये अपनी न्यू पोजीशन पे पहुंच जाता है, यहाँ पे ये इसकी न्यू पोजीशन हो जाती है। एंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ये यहां से डिस्प्लेस होता है कितना 16 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना जाएगा एल ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एंड इसके अंदर बोला है कि ये यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कम है हीट सप्लाई करने पे, एंड ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ये एल बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि दोनों की चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज यू डेल्टा यू है, एंड यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है डेल्टा यू। तो इसमें देखो यहाँ पे सेम हीट दे रहे हैं, दोनों में सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब W भी दोनों के लिए क्या होना चाहिए सेम। तो W यहाँ पे क्या होना चाहिए दोनों के लिए सेम, दैट मींस वर्क डन बाय A इज इक्वल टू वर्क डन बाय B। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनिशियली जो प्रेशर है इसके अंदर P है एंड इसके अंदर P है, एंड ये प्रोसेस जो है ना वो आइसोबारिक प्रोसेस है, आपको ये पहचानने की जरूरत है। यहाँ पे बोथ प्रोसेस कैसी हैं, बोथ प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिया है इसलिए दोनों आइसोबारिक प्रोसेस यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कितना होता है P डेल्टा V। अब यहां पे लिखेंगे WA इज इक्वल टू WB, दैट मींस प्रेशर डेल्टा VA इज इक्वल टू प्रेशर डेल्टा VB। डेल्टा V यहां पे क्या है, ये डेल्टा V यहां पे क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, एंड प्रेशर सेम है तो प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा डेल्टा VA इज इक्वल टू डेल्टा VB, चेंज इन वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो इसके अंदर सिलेंडर ए के अंदर हमारा चेंज इन वॉल्यूम ये वाला है, सिलेंडर बी के अंदर चेंज इन वॉल्यूम ये वाला है।
तो हम लोग ये वाला वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ये पिस्टन जो है ना, पिस्टन यहाँ पे इस तरीके से एक डिस्क की तरह पिस्टन है, यहाँ पे इसकी रेडियस दी हुई है ना डिस्क की तरीके से, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी एल इंटू एल। तो एक तरीके से ये जो सिलेंडर वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला सिलेंडर वाला एरिया, यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो पहला है सिलेंडर, उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे? पाई आर ए स्क्वायर इंटू एल ए इज इक्वल टू पाई आर बी स्क्वायर इंटू एल बी। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे एल ए एंड एल बी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो आर ए स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर इंटू 9। सो आर ए स्क्वायर बाई आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, दैट इज 9/16। ओके, कितना आएगा? 9/16। तो यहाँ पे आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू √9/16, दैट इज 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ना हर क्वेश्चन के बाद में ये देखना है कि आप उस क्वेश्चन से क्या सीख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हो सके तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसके अंदर आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है एंड आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट कि आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से पीवाईक्यूज को क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। एंड पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मैं अगेन बोलूंगा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि देखो किस तरीके से पीवाईक्यूज जो है वो रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। अब उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जो कि नीट 2024 वाली एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, ये वाली प्रोसेस ए बी सी डी ए, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी। हमें ये वाला जो बी सी पाथ है इसके अलोंग कितना वर्क डन करना पड़ा, इसको हमें बताना है। देखो, वर्क डन बाय एनी गैस क्या होता है? वर्क डन बाय एनी गैस, तो किसी भी गैस का वर्क डन जो होता है ना, वो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, एंड ये इंटीग्रेशन होता है वी इनिशियल से वी फाइनल। अब देखो, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन साइन के यहां पे बाहर ले लेंगे, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं लेते। लेकिन यहां पे डीवी क्या बता रहा है? यहाँ पे डीवी क्या बता रहा है? डीवी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये बता रहा है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमारी पहले देखो कि सीडी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस कौन सी है? बीसी प्रोसेस का वर्क डन पूछा ना, ये हमारी बीसी प्रोसेस है यहाँ पे। एंड देखो, बीसी प्रोसेस एक वर्टिकल लाइन है पीवी ग्राफ में, तो ये एक है ना किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यहां पे ये जो बीसी है, ये वाली जो बीसी है, ये क्या है? एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये है, यहां पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अब देखो, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसके अंदर छोटा सा चेंज भी क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज V यहां पे क्या है? कांस्टेंट। अगर यहां पे देखो dV जीरो है, क्यों? क्योंकि V कांस्टेंट है, एंड dV अगर जीरो है तो यहां पे वर्क डन भी कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करते तो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, जो नीट 2018 के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? देखो, हर क्वेश्चन से पहले आपको स्क्रीन को स्टॉप करना है एंड खुद से सोल्व करने का ट्राई करना है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है। ए सैंपल ऑफ 0.1 gram of water at 100 degree Celsius and normal pressure, this requires 54 calorie of heat energy to convert a steam at 100 degree Celsius. If the volume of steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy of the sample is, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो देखो, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो है ना, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखना है। तो हमारे पास में एक वाटर सैंपल है, क्या है? वाटर सैंपल है, एंड उसका मास कितना दिया गया है? 0.1 ग्राम, एंड इसका टेम्परेचर कितना दिया गया है? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो, यहाँ पे क्या बोला कि नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है? प्रेशर की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि इस जो 1 ग्राम 0.1 ग्राम जो वाटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। तो उसके लिए कितनी यहां पे हमें हीट देनी पड़ेगी? 54 कैलोरी हीट यहां पे देनी पड़ेगी इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमारे पास में ये वाटर है, ये क्या है? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका मास कितना है? 0.1 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? स्टीम के अंदर।
ये समझो स्टीम है, स्टीम का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना इस सिस्टम को। हमने कितनी हीट सप्लाई करी Q, एंड इस Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 54 कैलोरी। कितनी वैल्यू दी है 54 कैलोरी। यहाँ पे ये जो सप्लाइड हीट है इसकी वैल्यू यहाँ पे 54 कैलोरी दी है, ठीक है। अब देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज दिस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि ये जो वाटर है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू स्टीम का वॉल्यूम। क्योंकि अभी ये जो स्टीम है ना, स्टीम तो एक तरीके से क्या बन गई, स्टीम तो एक तरीके से गैस मीडियम बन गई ना, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाटर का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मान लेंगे एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट जीरो है, एंड स्टीम का जो वॉल्यूम है ये ऑलमोस्ट कितना है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 167.1 सीसी। 167.1 सीसी, सीसी का मतलब होता है V steam is equal to 167.1 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब। ये यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अब देखो वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो वाटर का मास दिया हुआ है कितना 0.1 ग्राम। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है। या आप यहां से क्या निकाल सकते हो, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत कम आएगा तो हम लोग उसको इसके कंपैरिजन में क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में पूछा डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होती है, तो यहां पे Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमें इस Q की वैल्यू दी गई है यहां पे 54। हमें ये वाली वैल्यू पूछा है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इसके बारे में हमें ये बोला है कि जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो जो वाटर है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड इतना वॉल्यूम होता है। तो देखो यहाँ पे जो अब प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस कौन सी है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों आइसोबारिक प्रोसेस है ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोला कि ये जो चीजें हो रही है नॉर्मल प्रेशर पे हो रही है, लेकिन हम प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया आइसोबारिक प्रोसेस, एंड आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू होता है P डेल्टा V, क्योंकि ये Q हमारे पास है, हमें ये निकालना तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब देखो W इज इक्वल टू हमें यहाँ पे P कितना दिया 1.013 इंटू 10⁵ एंड डेल्टा V, डेल्टा V ये वाला वॉल्यूम माइनस ये वाला वॉल्यूम होगा, तो इसको तो हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मान रहे हैं, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 167.1 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू 1.013 इंटू 167.1 इंटू 10⁻⁻1। ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो Q है ना, Q यहाँ पे किस में दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है। ये यहाँ पे किस में है, जूल में है। एंड अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो भी किस में दिया हुआ है, जूल में। तो हमें ये जो Q है ना, Q इसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो अब देखो यहाँ पे W आ गया, Q इज इक्वल टू 54 इंटू 4.2, ये जूल में आ गया। अब देखो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 54 इंटू 4.2 माइनस 1.013 इंटू 167.1 इंटू 10⁻⁻1। तो सिंपली हम लोग डेल्टा U लिख देंगे 54 इंटू 4.2 माइनस 1.013 इंटू 16.71। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास आंसर निकल के आएगा 209.7 जूल। इतना आंसर निकल के आएगा, इसको सोल्व करोगे डेल्टा यू। अब देखो ये एग्जैक्ट आंसर तो मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे वी वाटर को आना नेग्लेक्ट किया था। तो इसके आसपास में जो आंसर है ना वही आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर बहुत दूर दूर है, तो 208.7 ले सकते हैं आप लोग। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब आंसर बहुत दूर दूर होते हैं ना, उस केस में आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों को करना चाहिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर्नाटका नीट 2013 के अंदर पूछा गया है, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, मतलब यहां से यहां पे लेके गए इस सिस्टम को। द इंटरनल एनर्जी एट ए, यहां पे इंटरनल एनर्जी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लेते हैं। यूए हमें कितना दिया हुआ है, 10 जूल दिया गया है। अलोंग द पाथ
एडीसी, ये वाला पाथ एडीसी पाथ जो है, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड इज डी क्यू वन। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि डी क्यू वन दैट इज डी क्यू, और इसको डी क्यू वन को मैं बोल देता हूं यहां पे क्यू ए डी सी, एंड दैट इज इक्वल टू 50 जूल। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। एंड द वर्क ऑब्टेन डी डब्ल्यू वन, एंड यहां पे डी डब्ल्यू वन एंड दैट इज डब्ल्यू ए डी सी, ये कितना दिया गया है? 20 जूल दिया गया है। वेयर अलोंग द पाथ एबीसी द हीट अब्सॉर्ब्ड, यहां पे अलोंग द पाथ एबीसी, तो ये तो बात हो गई पाथ एडीसी की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पाथ एबीसी, मतलब ये वाला पाथ यहां पे एडी, ये वाला पाथ एबीसी। तो यहां पे इसमें क्या दिया गया है? Q2, dQ2 इज इक्वल टू, यहां पे इसको बोल देता हूं Q ए बी सी इज इक्वल टू 36 जूल। तो देखो आप इस तरीके से अब अगर यहां पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं ना, तो उससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होते, बार बार आपको क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ता। यहाँ पे अगर आप Q1 और Q2 के हिसाब से चलते तो ये आप बार बार यहाँ पे देखते तो उसमें टाइम बच जाता है। तो और पीवी डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि द अमाउंट ऑफ वर्क अलोंग द पाथ एबीसी, ये जो पाथ है इसमें कितना काम करना पड़ा, ये हमें यहां पे बताना है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के ऊपर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये केवल किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेज, एंड केवल फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है। इस इनिशियल एंड इस फाइनल पॉइंट पे किस तरीके से पहुंचा जा रहा है उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग यहां पे सिंपली लिख देते हैं कि ये वाला पॉइंट तो हमारा कौन सा हो गया? इनिशियल पॉइंट, एंड ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। सी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हम दोनों ही प्रोसेस से क्या लिखेंगे? पाथ एबीसी एंड पाथ एडीसी, दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो यहां पे क्या लिखूंगा? क्यू ए बी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी प्लस डेल्टा यू ए बी सी। चलो अभी पाथ एडीसी के लिए लिख लेते हैं। तो पाथ एडीसी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू ए डी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डी सी प्लस डेल्टा यू ए डी सी। तो यहां पे डेल्टा यू एडीसी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे क्यू ए डी सी माइनस डब्ल्यू ए डी सी। सो डेल्टा यू एडीसी इज इक्वल टू, क्यू एडीसी कितना हो जाएगा? यहां पे देखो क्यू एडीसी दिया हुआ है 50 जूल एंड डब्ल्यू एडीसी दिया हुआ है 20 जूल। तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा 50 माइनस 20 दैट इज 30 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना वो स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, दोनों से क्या रहेगा? सेम। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे कि डेल्टा यू ए डी सी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी सी। तो यहाँ पे क्यू ए बी सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? क्यू ए बी सी 36 जूल दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी प्लस 30 जूल। ये 30 जूल है। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए बी सी जो निकल के आ जाएगा 36 माइनस 30 जूल दैट इज डब्ल्यू ए बी सी आ जाएगा 6 जूल। ये आंसर है यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एआईपीएमटी 2009 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज अब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इज। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हीट अब्सॉर्ब्ड कितना दिया गया है? Q इज इक्वल टू 2 किलो कैलोरी। देखो आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो इसको लिख सकता हूं 2000 कैलोरी। क्या लिख सकता हूं? 2000 कैलोरी। एंड यहां पे वर्क डन कितना दिया गया है? वर्क डन, ओके, वर्क डन बाई गैस यहां पे दिया गया 500 जूल। अब देखो ये यहां पे जूल में दिया गया है, ये यहां पे कैलोरी में दिया गया है, ये यहाँ पे सीजीएस यूनिट है, ये यहाँ पे एसआई यूनिट है। तो अब आप लोगों को जब भी आना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो उस किसी भी इक्वेशन में आप लोग वैल्यू पुट करते हो, या तो वो एसआई यूनिट के अंदर होनी चाहिए सारी की सारी, या सीजीएस यूनिट के अंदर होनी चाहिए सारी की सारी, तभी जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो क्यू है ना, क्योंकि आंसर यहाँ पे किसमें? जूल में दिया गया है,
तो ये जो सप्लाइड हीट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे जूल में लिख देंगे। अब कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे Q इज इक्वल टू 2000 इंटू 4.2 एंड दैट इज इक्वल टू 8400 जूल। ये आ जाएगा 8400 जूल। अब हम लोग लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ बाय फ्लोट, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली हम लगा देंगे 8400 माइनस 500, सो डेल्टा U आ जाएगा 7900 जूल। ये हमारा डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो AIPMT 1993 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम whose internal energy is 40 joule, then the amount of external work is, हमें एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे निकालना है कि एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ये कितना दिया गया है 110 जूल। तो अब ये जो Q है इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे 110 जूल, क्योंकि ये हम लोग सिस्टम को यहां पे सप्लाई कर रहे हैं। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको साइन कन्वेंशन जो है ना उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम में आता है। उसके बाद में यहाँ पे वर्क डन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया हुआ है 40 जूल। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, W इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U, W is equal to 110 minus 40 and that is equal to 70 जूल। कितना आंसर आ जाएगा 70 जूल, डायरेक्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 1988 के अंदर पूछा गया है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो फ्लोट है वो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ये हमारा फ्लोट है सिंपली। इसका मतलब ये कि हम जो भी हीट सिस्टम को दे रहे हैं उससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो वर्क डन हो रहा है, एक क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा जो एनर्जी दे रहे हैं वो कंजर्व है ना, तो दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया जो भी अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक हीट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे।